अस्सलाम वालेकुम। दो तीन ख़बरें हैं जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फ्लड्स का भी जिक्र होगा, नए सूबों पर भी बात करेंगे और जो चाइनीज़ विज़िट है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ दोनों जो वहाँ मौजूद है, वहाँ क्या डेवलपमेंट हुई उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक ख़बर है प्रोग्राम के शुरू में, PPL ने अभी थोड़ी देर पहले ऑफिशियली अनाउंस किया है कि पोठोहार रीजन में ढोक सुल्तान अटक वाली जो इनकी बेल्ट है उसमें इनको तेल और गैस का कोई अच्छा ज़ख़ीरा मिला। ये एक खुशाइंद और अच्छी ख़बर है। जब वो ट्रंप ने बोला था कि पाकिस्तान में तेल भी है तो काफ़ी दिन हम इसके ऊपर बहस करते रहे थे कि कहाँ तेल है। अमेरिका की अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ऑफशोर ड्रिलिंग है, जिसकी तरफ वो जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑफशोर में कुछ एरिया जहाँ केकड़ा 2 ब्लॉक जो इमरान खान के दौर में बड़ी हाई होप्स के साथ ड्रिलिंग की गई थी, बाद में वो ड्राई वेल साबित हुआ। लेकिन तकरीबन जितने इंटरनेशनल सर्वेज हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं कि उसके नीचे तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है पोटेंशली। सिर्फ राइट प्लेस को आपको हिट करना है ताकि वहाँ से आप तेल और गैस निकाल सकें। तो अब कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस दिन अल्लाह पाक का करम हुआ वहाँ से भी निकलेगा। लेकिन ये हमारी पोठोहार बेल्ट जो है जहाँ छोटी छोटी फाइंड्स हो रही हैं ये भी रिच है। और इसके अलावा बलूचिस्तान में जो खुशदार वाला इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े ज़खायर होने के कभी इम्कान मौजूद हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान और अमेरिका और चाइना ये इस शोबे में पाकिस्तान की मदद करें तो पाकिस्तान में एक अच्छा ज़ख़ीरा तेल और गैस का निकल सकता है, जिससे हम 15-16 अरब डॉलर या 18 अरब डॉलर जो तेल की इंपोर्ट के ऊपर सालाना सर्व करते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार होते हैं, उससे हम बड़े पैमाने पर निकलने में ये अगर कोई अच्छी फाइंड एक या दो बड़े आपके रिजर्व्स निकल आए तो हम उस क्राइसिस से निकल सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज वो ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट है जो नए सूबों के हवाले से। नए सूबों की बहस के ऊपर हमने गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह खान से भी काफ़ी तफसील से बात की थी, लेकिन राना साहब जो थे वो नए सूबों के ऊपर कहते थे कि नए सूबों की बात मीडिया कर रहा है, कोई 12 का जिक्र करता है, कोई 30 की बात करता है, तो ये मीडिया के हवाले से गॉसिप है, अभी इसके ऊपर कोई सीरियस काम नहीं हो रहा। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो एक सीनियर मेंबर भी हैं रूलिंग पार्टी के, उनका स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, दिखाएगा। बहस चल रही है सारे मुल्क में है कि भी बनने चाहिए, नेशनल डिबेट इसके ऊपर हो रही है, सारी दुनिया मनाती है। अगर हमारे मुल्क में बन जाएंगे तो कोई जायका नहीं है, अच्छी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी और आपकी एक पॉलिटिकल क्रॉप जो है वो ग्रास रूट लेवल जो है ज़्यादा डेवलप होगी। ख्वाजा साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डिसेंट्रलाइजेशन का, जब NFC अवार्ड किया गया था तो उसके नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनने थे। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ने वो वसाइल जो मरकज़ से सूबों को ट्रांसफ़र हुए थे उनका हिस्सा डिवीजन्स को, डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र करना था, ताकि जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो तवाना हो और मुकामी सतह पर मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए एक तरक्याती अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। एक टोटल पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो थी ना उसको जमहूरी तरीके से आगे बढ़ाने का कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्योंकि हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन का सिर्फ नाम लेना पसंद करते हैं, इख्तियार किसी को तफवीज़ करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इर्तकाज़ पसंद है हमें इख्तियारात का और वसाइल का। यहाँ से मरकज़ से सूबों को पैसे गए, बड़ा चंका कुछ 60% के करीब तो सूबे ले जाते हैं और वहाँ पे फिर तस्वीरें छापने, कचरे के डब्बे से लेकर जो सैलाबज़दा बच्चे हैं उसको जो दूध या बिस्किट का डब्बा देते हैं उसके ऊपर भी तस्वीर छाप के देते हैं। वो वसाइल का इस्तेमाल ये हो रहा है। तो अब दो तरीक़ाकार हैं, या तो ये है कि आप सूबे जो हैं उनको छोटी इकाइयों में बना दें ताकि एक तो मैनेजेबल भी हो जाए और ज़्यादा एफिशिएंट उसके वसाइल का यूटिलाइजेशन हो जाए। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है कि बड़ा एफिशिएंट यूज़ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इकनॉमिक वायबिलिटी का मॉडल जो है वो आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। लिसान के ऊपर नहीं आप बनाते, किसी ज़ात बरादरी पे नहीं बनाते, आप इकनॉमिक वायबिलिटी का पूरा एक मॉडल बनाते हैं। उसमें तमाम पैरामीटर्स को आप मद्देनज़र रखते हुए आप बैठ जाएँ, सारी पोलिटिकल पार्टीज़ बैठ जाएँ, सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और चार्ट आउट कर लें कि ये प्लान है हमारा 8, 10, 12, 14, 16 जिसके ऊपर भी इत्तेफाक राय हो जाए उसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप सूबों को तोड़ना नहीं चाहते, आप इस लड़ाई नहीं है कोई ये ना नया पंडोरा बॉक्स ही खोल लें। वो बलोचिस्तान के अंदर एक पहली बहस चल रही है कि बलोचिस्तान अलहदा होना चाहिए, पख्तून बलोचिस्तान अलहदा होना चाहिए। तो इस तरह की लड़ाइयों से बचने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप NFC अवार्ड को ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल बनाएं। और एफिशिएंट मॉडल क्या होगा कि एक तो बलूचिस्तान को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा पैसे दें, जो लीस्ट डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वो पैसे दें। अगर साउथ पंजाब में बहुत गुर्बत है, वहाँ वसाइल चाहिए तो वहाँ पैसे दें। उसके लिए आपको NFC में 2 हिस्से करने पड़ेंगे। एक तो वफाक जो है वो बिल्कुल फुकरा हो गया, भूखा नंगा हो गया, उसके पास डेट सर्विसिंग के पैसे नहीं है, बैंक से पैसे बारो करता है, फिर पुराने कर्जे चुकाता है। डिफेंस हम उधार का पैसा लेकर डिफेंस चलाते हैं, तो आपको इसको बैलेंसिंग एक्ट पे जाना पड़ेगा। डिफेंस का पूरा जो बर्डन है वो सूबों को उठाना पड़ेगा।
जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700-800 अरब रुपया देते हैं वो सूबों में जाता है, तो सूबे अपने वसाइल से तकसीम करें। इसी तरीके से जो सूबों से वसाइल डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफ़र होने चाहिए उसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, ताकि पाबंदी हो चीफ मिनिस्टर्स लाहौर में, कराची में, पेशावर में बैठ के मज़े अपने ना कर रहा हो, बल्कि वो पाबंदी हो कि ये डिस्ट्रिक्ट्स में जाने हैं। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने क्या कहा वो भी सुनिए। एनएफसी अवार्ड में ये बात अंडर कंसिडरेशन है, इस बात के ऊपर बात हो रही है कि जो सोर्सेज हैं बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस उसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि फेडरेशन के मामला जो है वो इकनॉमिकली फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी टफ हैं और सूबों के पास थोड़ा गुंजाइश है। उसके ऊपर बात हो रही है और उसके ऊपर कोशिश की जाएगी कि कंसेंसस के साथ कोई मामला किया जाए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब सीनियर सियासतदान, सेनेटर पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खुरम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, सब हमारे साथ हैं, सबका शुक्रिया। खोखर साहब आपसे आगाज़ करूँगा, नया NFC वार्ड या नए सूबे क्या करना चाहिए? मलिक साहब, जैसे आपने इब्तदाइये में कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि 18वीं तरमीम का जो असल मकसद था वो यही था कि जो डेवोल्यूशन है वो वफाक से प्रोविंसेस को होगी और फिर प्रोविंसेस से आगे फर्दर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स को होगी। लेकिन हुआ क्या कि चीफ मिनिस्टर सारे प्रोविंस के अंदर वो बादशाह बनकर बैठ गए और फर्दर डेवोल्यूशन हुई नहीं। अच्छा, और फिर फर्दर डेवोल्यूशन में हम सियासतदान सबसे बड़ी रुकावट है। हम नहीं चाहते कि एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ये भी हमारी बदकिस्मती आप कह लें कि जब कभी कोई डिक्टेटर इस मुल्क में रहा तो वही एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आया, लेकिन हम सियासतदान नहीं लेकर आए। हमारी कोशिश यही है कि अवाम को अपने मसाइल के हल के लिए हमारी दहलीज पर आना पड़े, कोई नई मुतबादल क़यादतें ना तैयार हों, इसलिए ये लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम हमेशा ठप ही रखो। लेकिन इस सारी बहस में मेरे नज़दीक जो सबसे अहम इशू है वो है लेजिटिमेसी का। मौजूदा पार्लियामेंट अगर इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, तो हमारे मुल्क के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो फॉल्ट लाइंस प्रोनाउंस एकदम हो जाएंगी। 6 नहरें तो आप बना नहीं सके। आपने देखा कि जब आपने अनाउंस किया 6 नहरों वाला मामला, तो पूरा का पूरा सिंध बाहर था। आप अगर, अब ये स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है कि अगर नए सूबे बनाते हैं, और फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ फेडरल टेरिटरीज भी क्रिएट की जाएंगी, वो एडिशन भी होगा। ये ऐसी बहस है कि जो एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके पास अवाम का मैंडेट ना हो, जिसके अपने मैंडेट के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस हो, वो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करेगी, मुल्क में आग लगने का खदशा है। आग लगने का खदशा है, बिल्कुल। मैं परसों अखबार में देख रहा था कि सरदार यूसुफ साहब वजीर हैं इस हुकूमत में, उन्होंने एक इजलास बुलाया और तमाम पार्टीज तहरीक इंसाफ समेत वो हज़ारा के लोग वहां पर शरीक हुए और उन्होंने कहा जी हमारा हज़ारा सूबा जो है वो तो अगर नए सूबे बनेंगे तो हमारा सूबा भी बनेगा। तो ये गुफ्तगू को आप फिर कंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर तो इस पार्लियामेंट के पास लेजिटिमेसी होती, इलेक्टेड मैंडेट होता, तो फिर आप करते इतनी बड़ी एक्सरसाइज। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इस एक्सरसाइज में इस वक्त पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पे पाकिस्तान के पहले ही बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। और जहां तक NFC का आपने जिक्र किया मलिक साहब, ये बात फिर अपनी जगह पर ठीक है कि कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब वफाक ये रोना रोता है कि पैसे खत्म हो गए, तो फिर आप अपनी शाह खर्चियां भी तो कम करें। अगर आप 1000 अरब रुपया सालाना फेंक देते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में, अगर आप 3000 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस दे देते हैं, अगर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, सदर हाउस और वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ जाता है, आप अपने शाहाना अखराजात कम नहीं करते, तो फिर आप ये कॉन्वर्सेशन माजरत के साथ नहीं कर सकते। पहले आप खुद अपने खर्चे कम करके दिखाएं। आप कहेंगे जी हम जो कर सकते थे वो हमने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने खर्चे उसी तरह जारी रखें। नहीं, लेकिन सूबों में भी कोई हाल नहीं। अभी मरियम नवाज का जो जापान का विजिट था उस पर बहुत क्रिटिसाइज होता है कि वहाँ जाके हम बातें क्या करते हैं और साथ जो डेलीगेशन गया हुआ है तो उसकी कंपोजिशन क्या है। तो दोनों तरफ खराबी है, मरकज में भी और सूबों में, दोनों तरफ खराबी है। मैंने तो पहले कहा कि देखें कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। आप सूबों को पिछले 15 सालों में हजारों अरब रुपए एक्स्ट्रा मिले, लेकिन क्या उनके हेल्थ के, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए? नहीं हुए, वो नीचे चले गए। तो ये, और फिर इंटरनल जो टैक्सेशन है, क्या किसी सूबे ने अपनी कोई टैक्सेशन के ऊपर तवज्जो दी? नहीं। पंजाब में कितनी टैक्सेशन हो रही है? वो सिर्फ इंतजार में बैठे होते हैं वफाक से पैसे मिलने और सिर्फ हमने खर्च करने। सूबों ने तो काम करना छोड़ दिया। तो इस ज़मन में मलिक साहब, मेरी तो देखें पहली मुकदमा यही है
कि ये सेंसिटिव मामलात हैं, इन सेंसिटिव मामलात को छेड़ने की इखलाकी हैसियत सिर्फ वो लोग रखते हैं कि जो जेन्युइनली इलेक्ट हुए हो, जो वोट से आए, जो वोट आप से कहते आए हैं कि वोट से नहीं है, ये वोट से नहीं आए। ये मैं नहीं कहता, ये मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है जिस तरीके से। पलशा, आप क्या कहती हैं, नए सूबे या एनएफसी का रिव्यू? देखिए, बात ये कि दोनों बातें जो हैं ये ऐसी नहीं है जो एक जैसे कभी कभी आ जाती है ना अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में, पीटीआई के दौर में भी आ जाती थी और पास हो जाती थी, ये वो वाला काम नहीं है। इसके लिए अगर आपने नए सूबे बनाने हैं, फिर आपको उन प्रोविंशियल असेंबलीज़ के पास जाना पड़ेगा। वो क्यों अपना सूबा तोड़ने की बात करेंगी? जो मुझे नज़र नहीं आता कि जो हैं असेंबलियाँ वो प्रोविंसेस अपना सूबा तोड़ने के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे। और अगर आप उसको भी बाईपास करना चाहते हैं तो आपको आइन का ढांचा तब्दील करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी, और ये तब्दीली जो है जब तक आपकी, इसके लिए आपको पहले तो कोई कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। अब कम से कम अपने एलाइज से तो बात करनी पड़ेगी। अभी तक तो किसी ने जो है, जहाँ तक पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता नहीं किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बगैर इत्तेफाक के राय के इस तरीके से तो नज़र नहीं आता है कि किया जा सकता है। इज इट अ डूएबल ऑप्शन प्रोविंसेस को इस मौके पे करना या नहीं? है, मुश्किल है, मुश्किल है। कहने में अच्छा है और सुनने में भी शायद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बहुत बन जाएं, वो लोगों को ये वाला जो है ये एनएफसी को रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, बात ये है कि अगर एनएफसी के लिए भी आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, बिल्कुल हर चीज़ के लिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एफपीआर को भी तो अपनी कलेक्शंस बेहतर करनी चाहिए। एफपीआर की नाली का बोझ भी तो सूबे नहीं उठाएंगे। सूबों को कन्विंस करना, आपको बात करनी पड़ेगी। अभी तक तो किसी न किसी से बात नहीं की, लेकिन ये एक शोर जब मचता है ना, कुछ होने वाला है, होने वाला है। नहीं, एनएफसी वार्ड कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, वो तो हो गई है, लेकिन बहरहाल आपको किसी को बताना पड़ेगा आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अभी तक हमसे तो किसी ने नहीं कहा। मैं खुरम साहब से पूछा हूँ, खुरम साहब आप क्या फरमाते हैं? ये बड़ा अहम इशू है, सूबे भी और एनएफसी अवार्ड भी, क्या करना चाहिए? जी, बड़ी वाज़ेह बात है कि कोई भी जो नया कदम उठाना है उसका जो यार्ड स्टिक है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की जो खिदमत है वो बेहतर तरीके से हो सकती है या नहीं। अगर तो सूबे बनाने का मकसद ये है कि देखिए, हर सूबे में 36 महकमे होते हैं। अगर तो हमने वो 36 महकमे रेप्लिकेट करने हैं छोटे यूनिट्स बगैर गवर्नेंस को इम्प्रूव किए हुए, तो ये बिल्कुल बेहतर आइडिया नहीं है। इसी तरह हमने ये भी सोचना है कि अभी जो पाकिस्तान में 4 सूबे मौजूद हैं, क्या सूबे की गवर्नेंस का साइज से कोई ताल्लुक है या नहीं है। इस वक्त तो चले, मेरा क्लेम होगा, मेरी जमात है कि जी पंजाब अगरचे सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे बड़े सूबे की सबसे बेहतर गवर्नेंस है, और जितना छोटा सूबा है उतनी खराब गवर्नेंस है। तो क्या छोटा यूनिट, पाकिस्तान की तारीखें कहती है कि छोटा यूनिट बनाने से गवर्नेंस बेहतर नहीं होती। तो लिहाजा वो भी एक, तो हमने जो भी काम करना है वो एक मंतकी यार्ड स्टिक पे करना है। इसलिए अगर इस पे जरूरी कोई बहुत ज्यादा सोच विचार है, तो बहुत साल पहले मुस्लिम लीग नून ने गालिबन 2012 में प्रपोजल था पंजाब असेंबली में कि एक कमीशन बना दिया जाए जो इसको मंतकी बुनियाद पर देखे कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर हमने ये 36 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्रिएट करना है, और फिर उसका जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है उसके एनएफसी पे क्या असरात होंगे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उसके क्या असरात होंगे। लिहाजा ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप सिर्फ ये कह दें कि पंजाब के 2 हिस्से कर दें तो मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। तो लिहाजा ये तो इसको तो बहुत सोच समझ कर, और ये लॉन्ग टर्म इशू है। जो एनएफसी है उस पर 2 फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट तो ये है कि 18वीं तरमीम जो आइन से उसका ताल्लुक है वो ये है कि 18वीं तरमीम ने ये सिर्फ ये कहा एनएफसी के बारे में कि सूबों का जो शेयर है वो कम नहीं होगा, दैट्स इट। उसके अलावा वही आइन है जिसके अंदर ये बात, आइन ये कहता है कि हर 5 साल बाद एनएफसी रिव्यू होगा। 16 साल हो गए एनएफसी रिव्यू नहीं हुआ, तो हमें ज्यादा जो रिव्यू है, जो कमेटी बनी है, वो एक आईनी रिक्वायरमेंट है जिसके जरिए हमें रिव्यू करना है पाकिस्तान। मसलन अब इस पे बात है जो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के हालात में कहना कि 2009 में अगर हमने बलोचिस्तान को, जिसकी आबादी तकरीबन 6% है, अगर उसे हमने 9% शेयर दिया था, क्या वो रिव्यू हो सकता है? क्या वो कम हो सकता है? अब आज हम कह सकते हैं कि नहीं, हमने उनको, क्योंकि बाकी सूबों ने उस वक्त कुर्बानी दी थी, सबसे बड़ी पंजाब ने दी थी, क्या उसको रिव्यू करने के लिए हम तैयार हैं? इशू यही है
कि जो भी मयार होगा वो इस बात पर है कि सूबों के पास, जिनके पास वसाइल ज्यादा है, जो इश्यूज मेरे दोनों कॉलीग्स ने रेज किए हैं कि जी सूबों को टैक्सेशन भी रेज करनी है, उनको अपनी गवर्नेंस भी रेज करनी है, FBR को भी अपनी बेहतरी करनी है, लेकिन इशू यही है कि सूबों को पहले से ज्यादा जो वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें शेयर करना होगा। मसलन फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो सूबों को बराह रास्त जा रहा है, उसके रहने वालों को जा रहा है, तो क्या सूबों का भी उसमें कोई शेयर होना चाहिए कि भी 50% उसका बोझ उस सूबे की हद तक सूबा उठाए और बाकी वफाक थे, या पूरा का पूरा उनको शिफ्ट किया जाए? क्योंकि वफाक के ऊपर पाकिस्तान के तमाम जो कर्जे हैं उनको वापस करने का बोझ है। या तो सूबे ये कहेंगे अच्छा जी हम इस शेयर में भी से अपना कोई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बढ़ाते हैं, ताकि वफाक के ऊपर जो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बोझ है, उसमें भी बहुत सारी हुकूमतों की कोताहियां भी हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रॉर्डनरी बोझ है उसको कम करना है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको किसी भी जज्बाती या किसी सिंपलिस्टिक नारे की बुनियाद पर डील नहीं किया जा सकता। उनको आइन और पाकिस्तान के अवाम की जो खिदमत है उसको बेहतर करने का मयार ही होगा तो इनका फायदा होगा, अदरवाइज ये एक मेरी नजर में नीडलेस कंट्रोवर्सी। अच्छा खुरम साहब, ऑन एवरेज हम पिछले चंद सालों से 8% के करीब 8% ऑफ GDP तकरीबन हम फिजिकल डेफिसिट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट वाले, विच इज़ अनसस्टेनेबल। कोई दुनिया का तरीका नहीं है कि हम इसके साथ आगे चल सकें। चंद सालों में लोकल करेंसी में डिफ़ॉल्ट हमारे सर के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो पॉपुलेशन शेयर बेसिस के ऊपर सूबों को ट्रांसफ़र कर दें और BISP के फंड्स जो हैं वो सारे सूबे अपना अपना बोझ खुद उठाएं, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है वो 300 अरब बांटना चाहता है, 1000 अरब बांटना चाहता है, अपने वसाइल से बांट दे। यहाँ पे आके आप बैलेंस हो जाते हैं, आपका तकरीबन 4% ऑफ GDP जो है वो निकल जाएगा डेफिसिट से और आप सस्टेनेबल हो जाएंगे। कुछ आप फेडरल लेवल पे अपनी बेल्ट टाइटनिंग करें, 2-3% डेफिसिट ले आएँ तो आप ठीक हो जाएंगे, एकदम से ठीक हो जाएंगे। आपको इस पर काम करना पड़ेगा, आंखें बंद नहीं कर सकते, टाइम नहीं है उसके लिए। जी तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और उसके साथ जो आपने बिल्कुल दुरुस्त इश्यूज रेज की, जो इश्यूज पेंडिंग है वो ये भी हैं कि क्या NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का शेयर होगा या नहीं होगा। जो प्रॉमिस है कि जो हमारे साबिक कबायली इलाके थे जो खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए हैं, वो जो उनको प्रॉमिस्ड अमाउंट है जिसका वो शोर डालते हैं दुरुस्त तौर पे कि जी कमिटमेंट हुई थी, क्या वो कमिटमेंट बहुत ज्यादा रकम नहीं है? क्या वो सूबे का काम नहीं कि वो जिस सूबे का वो हिस्सा है वो उसको पूरा करे? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो सूबों का ओवरऑल शेयर है उसमें हमें किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। 57.2% है फेडरल रिसीट्स का। उसको मेंटेन करते हुए अगर सूबे जो हैं वो बेहतर अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दें और ज्यादा इस पूरे पाकिस्तान की जो इश्यूज हैं उनमें अपना हिस्सा लें, क्योंकि ये अलहदा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो बुनियादी, तो लिहाजा वो अगर करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो गैर मामूली इस वक्त बोझ है, और आपने दुरुस्त कहा कि अनसस्टेनेबल है, उसको भी सस्टेन करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा डायलॉग है जिसको शुरू करना और इसको जज्बातियत से अलहदा रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खोखर साहब आप क्या फरमाते हैं? आप लोग इसके ऊपर माजी में कुछ पेपर्स भी निकालते रहे, थिंक टैंक के तौर पर आप लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, लेकिन इसके बगैर अब चारा नहीं है। चाहे जो मर्जी कहें कि ये एफिशिएंट है या वो एफिशिएंट है, लेकिन 8-9% फेडरल गवर्नमेंट डेफिसिट करती है। फिर हम सूबों से कहते हैं कि अपने जो वसाइल हैं इसमें आप सरप्लस क्रिएट करें, क्योंकि ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट की हमने एक लिमिट IMF तय की होती है, उनसे वो पैसे बचवाते हैं फेडरल डेफिसिट को कम करके दिखाने के लिए, ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट को कम करें। तो ये एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है विच इज़ गोइंग टू बस्ट समडे, आज नहीं तो कल हो जाएगा। देखिए इस मुल्क को हम चलाई आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स पे रहे, और सिर्फ आपके फाइनेंसेस नहीं, आपके हर मामले के अंदर एक फायर फाइटिंग का होता है कि कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो चले उस वक्त वक्ती तौर पे उसको करने के लिए कोई चीज़ें आप अखज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं, और फिर बाद में उन प्रॉब्लम्स को कभी हल करने की आप कोशिश नहीं करते। तो ये एटीट्यूड तो हमारा एक कन्वेंशनल एटीट्यूड है ही है। सवाल ये है हमारे सामने मलिक साहब, मैं इसको इस तरह देखता हूं कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उस 25 करोड़ लोगों के मुल्क के अंदर इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे रहने वाले लोग, जो इस वक्त तकरीबन आधा पाकिस्तान है, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, ये और इंसाफ, ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी हुकूमत की,
चाहे नून हो, मीम हो, शीम सब हो, हुकूमतों की हम कंसिस्टेंटली उनको फेल करते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली। और उस फेलियर का ना फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई जवाब है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई जवाब है, ना इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई जवाब है, ना जुडिशरी के पास कोई जवाब है, और ना सूबों के पास कोई जवाब है। उन लोगों को हमने नजरअंदाज करके रखा हुआ है। आज जिस नहज पर हम खड़े हुए हैं, ये इस मुल्क की जो इलीट्स हैं, जो अशराफिया है, जिनके अंदर इक्तदार की म्यूजिकल चेयर है, जिनके अपने झगड़े हैं, रोज पिछले 10-12 साल से आप मुझे बता दें कि हमने रोज टीवी चैनलों पर बैठकर इसी एक मखसूस तबके के झगड़े ही डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा हमने मुल्क में रिफॉर्म तो डिस्कस नहीं की। आज अगर आप देख लें तो कानून और इंसाफ के हवाले से आपकी लोएस्ट रैंकिंग्स हैं दुनिया में। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आज अगर मैं खुद वकील हूं, अगर आप एक केस इंस्टीट्यूट करते हैं और अगर वो दीवानी मुकदमा है तो 25 साल लगते हैं उसका फैसला होने में। फौजदारी हालात आपके सामने, क्रिमिनल लीगल सिस्टम आपका तबाह बर्बाद हो चुका है। और रिफॉर्म के नाम के ऊपर हमने जो 26वीं तरमीम की है, वो माशाल्लाह उसने जो अदलिया का हाल किया है, उसने जो अदलिया का हाल कर दिया। और वो 26वीं आईनी तरमीम रिफॉर्म के नाम पे तो नहीं थी। हम सबको पता है कि वो इस निजाम को तहफ्फुज देने के लिए थी, ताकि कोई जज उसके अंदर निजाम को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने हर चीज के अंदर पाकिस्तान के लोगों को फेल किया है। तो इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने झगड़े ये आपस के खत्म करें फॉर अ चेंज, कि हम सियासी दुश्मनियों को खत्म करके सिर्फ सियासी मुखालफतों तक रहने दें, और मिल बैठकर एक हद तक हमें नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा कि ये जितने चैलेंजेस हैं इनके ऊपर हम एक मिनिमम कंसेंसस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ एजुकेशन ये एक फंडामेंटल राइट है, इसके ऊपर तो डिस्प्यूट ही कोई नहीं है कि पीपल्स पार्टी क्या कहती है और नून क्या कहती है और पीटीआई क्या कहती है। मलिक साहब, एवरीवन शुड एग्री ऑन इट। लेकिन आप फिर ये देखना कि इंडिकेटर्स में तो हम नीचे जा रहे हैं। आज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो तादाद है, 2.5 करोड़ बच्चा, 2.5 करोड़ बच्चा आपका सड़क। और हमारी बातें आप सुन लें कि हम जो नारे मारते हैं और फिर जो पाकिस्तान हमारे अपने मंशूरों में जो लिखते हैं, वी आर कंटिन्यूसली फेलिंग पीपल। सर वो जो एक वो अंग्रेजी में कहते हैं ना क्रिमिनल नेग्लिजेंस। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक से वापसी पे बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी रूल ऑफ लॉ का जिक्र कर रहे थे खोखर साहब, तो बैरिस्टर जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब, उनका एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। बहुत सारी बातें वो कह गए, बातें सच्ची की हैं उन्होंने, दिखाई। हम इस मुल्क का जो तबाही कर सकते थे वो हमने किया, और हमें तस्लीम करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। 77 साल से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं रही, आईन की बालादस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पे इलीट कैप्चर है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा बतौर जज, आईन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा हूं, अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का बड़ा सादा सा मतलब, सब आईन के ताबे होंगे, कोई भी इदारा किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगा, और जो भी अवामी नुमाइंदे इलेक्ट होंगे वो हकीकी, साफ और शफाफ इंतखाबात से इलेक्ट होंगे। बदकिस्मती से 77 साल से ये भी हम सब का एक ख्वाब रहा है। जो कहते हैं कि ये आज हाइब्रिड निजाम है, इसका मतलब है अमरीयत, वे फॉरवर्ड का कहा गया। वे फॉरवर्ड तो एक ही है, आईन है। आईन के तहत गवर्नेंस होगी तो वही वे फॉरवर्ड है। पलवशाह, आपका रद्द-ए-अमल, जस्टिस साहब ने बातें तो सच्ची सच्ची कह दी हैं, आज आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, बहुत सी बातें ठीक हैं, लेकिन अब जब हुकूमत कहती है कि एक हाइब्रिड निज़ाम है तो फिर हम उस पर क्या कह सकते हैं। जब वो एक तस्लीम कर रही है कि ये एक ऐसा मिक्स है जो जिसको हाइब्रिड का नाम दिया गया है, तो फिर वो उसको अब हम वही मानेंगे जो वो कह रहे हैं, उस पर हम जब वो खुद मान रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो भी निज़ाम है या जो भी अभी हमें मौजूदा हालात जो अवेलेबल है, हमने उसी में काम करना है। फ़िलहाल हम ख्वाहिश कर सकते हैं कि हम एक ऐसा मुल्क बन जाएं जहाँ इस दूध और शहद की नहरें बहें और इंसाफ का बोलबाला हो, लेकिन निज़ाम को जो भी नाम दिया जाए, हाइब्रिड है या हाइब्रिड प्लस प्लस हो, लेकिन उसको डिलीवर करना चाहिए। क्या ये डिलीवर कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे यही बात कर रही थी ब्रेक में कि ये जो एक अभी पॉवर्टी यानी गुर्बत, इस सैलाब के बाद और लुटे पुटे लोग, और वो जो है उनका एक सैलाब आएगा, उसको टैकल करने के लिए हुकूमत के पास कोई सोच है? देयर इज नो प्लान। देयर इज नो प्लान इज वेरी डेंजरस। देयर इज नो प्लान का मतलब भूखे पेट,
भूखा पेट और भूखे बच्चे को वो भूखा पेट कुछ नहीं देखता, भूखे पेट के पास खोने के लिए कभी कुछ नहीं हुआ। तो लिहाजा इस पर सोचने के बजाय हम और बहसों में पड़ जाएं कि अभी हम इन सूबों की जो भी हमने सोच रहे हैं कि चीर फाड़ करनी है वो हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो एक गुर्बत का सैलाब आ गया है, महंगाई का सैलाब आ गया है, कोई फसल आपकी नहीं बची है, कोई कैश क्रॉप नहीं बची, आपने एक्सपोर्ट क्या करना है, कॉटन नहीं बची आपकी, चावल डूब गए या लोगों के घर बार डूब गए आपकी। अब बताइए जो कीमतें हैं बाजार में 500 रुपए किलो के करीब करीब टमाटर पहुंच गए, इसका क्या बनेगा? वो लोग कहाँ जाएंगे जिनकी जमीनें जो हैं वो ऊपर लेंटरों तक पानी में, जिनके घर डूबे हुए हैं, उनके मवेशी गए। बात ये सोचने की है, ऊपर से इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। मेरी बात सुने, ये रावी 38 साल बाद बहा है, लोग बहुत खुश हुए, ठीक है, हमें भी अच्छा लगा है कि पानी बह रहा है, लेकिन ये पानी हमें डुबोने के लिए निकाला छोड़ा गया है। और जब इसका मफाद हो तो वो रोक ले, जब उसका नुकसान हो तो वो हमें डुबोने के लिए इस तरफ छोड़ दे। इस पर, और वैसे भी इंडस वाटर ट्रीटी तो उन्होंने खत्म ही कर दी है ना, वो तो खत्म ही कर दी है ना, तो फिर हम भी तो पाबंद नहीं है ना। और जब मरने के लिए पानी छोड़ना है तो वो हमारी तरफ छोड़ दे, और जब नफे के लिए हो तो वो अपनी तरफ स्टोर कर लें और साला साल वाटरवेज जो है वो सूखे रहे। और यहाँ, और हाँ, जो यहाँ टिम्बर माफिया है, जो यहाँ ये माउंटेन्स को काटने वाला माफिया है, जो पहाड़ों को काटने वाला माफिया है, और जो ये रिवर बेड पे इंक्रोचमेंट करने वाला माफिया, चाहे कहीं हो, किसी सूबे में हो, सारे लोग जो मरे हैं या जिनके नुकसान हुए हैं उनकी कत्ल की और नुकसानात की FIR इन लोगों पे काटे। ये एक काम करें वजीर आजम साहब, हिम्मत हौसला करके, चाहे उनके अपने लोग इसमें आए, चाहे किसी का भी बंदा आए, तो फिर ये मुल्क बच सकता है। वरना ये अब आप देखिए जो तबाही है ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जब हम इससे निकलेंगे ना, ये पानी गुजर जाएगा, तब हमें पता चलेगा हम कहाँ खड़े हैं। खुरम साहब, जो पंजाब में एवरेज लैंड होल्डिंग है रूरल एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है, 2-2, 3-3 एकड़, और बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं कि जो माल मवेशी 2 भैंसें हैं, एक गाय या एक बकरी रखी हुई है तो उसी के ऊपर, और 1-1.5 एकड़ ज़मीन है, गांव में किसी की फसल काट लेता है और वो दूध धो लेता है अपनी भैंस का, और उसी से उसका महीना चल रहा होता है। वो डिस्प्लेस हो गए, किसी की भैंस चली गई पानी में, किसी की वो फसल तो तकरीबन सारों की डूब गई ना। आपकी राइस की क्रॉप जो है वो अब दुआएं मांगनी पड़ेंगी कि उसका कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। सब्जियां वब्जियां भी गई, उनके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। 4 मिलियन अभी हम कह रहे हैं कि मुतासर हुए हैं, एक्चुअल नंबर जो है बहुत बड़ा होगा, 4 मिलियन नहीं होगा, क्योंकि बेशतर देहात इस वक्त पानी के नीचे है। तो क्या करेंगे, क्या कोई देयर शुड बी अ बिगर प्लान इन लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उसके ऊपर कोई सोच है? जी, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबे जो हैं इस डिजास्टर के बाद ये अनाउंस करेंगे कि वो हर साल अपने जो उनका डेवलपमेंट बजट है और दूसरा बजट है उसका एक खास हिस्सा फ्लड मिटिगेशन के लिए इस्तेमाल करें। इरिगेशन और एग्रीकल्चर दोनों सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, जहां हम बड़ा जेलसली एक गार्ड करते हैं कि जी ये सूबे का सब्जेक्ट है और ये वफाक का सब्जेक्ट है, तो फिर वहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो पाकिस्तान में आप समझ लें गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होकर ठट्ठा तक जाए, जो पानी की गुजरगाहें हैं उनको हर सूबे को मैप करके रिंग फेंस करना है कि इसके अंदर अब कोई तामीर या कोई घर नहीं बने, इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होगी जो कि इस तरह जब फ्लड आए तो उसमें फिर जो जानों का ज़िया। दूसरा ये है कि जो दरिया है उसका जो फ्लड होना है वो उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, ठीक, वो अपनी जगह पर डिस्प्लेस होते हैं लोग। 2014 में जब लास्ट टाइम चनाब में मेजर फ्लड आया था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, उन्होंने जो मवेशी थी वो रिप्लेस किए थे जिसका नुकसान हुआ था। तो जो दूसरी अब ड्यूटी, एक तो गुजरगाहों को रिंग फेंस करें, दूसरा ये सूबों का एक उनके लिए एक और चैलेंज है कि वो जो सर्वे करने हैं रिहेबिलिटेशन के, जिसमें लोगों को घर बनाने के लिए या मवेशी रिप्लेस करने के लिए जो इमदाद देनी है, वो सर्वे जो है उनमें इंटेग्रिटी हो, वो दुरुस्त सर्वे हो, ताकि हकदारों तक उनका जो हक है वो पहुंचाया जाए जो करना चाहता है। तीसरा जो इश्यू है वो यही है कि बहरहाल हमें अक्रॉस पाकिस्तान में जहां जहां से पानी गुजर रहा है इस किस्म के फ्लड से बचने के लिए हमें बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सूबों को भी और वफाक को भी।
कि ताकि हम, और ये इन्वेस्टमेंट्स वो हैं जो आम सालों में खाली पड़े रहेंगे, जो स्टोरेज के एरियाज होंगे, या अगर आप कोई और इस तरह के चैनल्स बनाते हैं जो डाइवर्ट करें फ्लड वाटर को, जो आम साल, लेकिन हमें बहरहाल ये हजारों अरब की इन्वेस्टमेंट है जिसका आगाज हमें इसी साल से करना होगा। तो ये 3 चीजें तो फौरी तौर पर हैं जिस पर बजाय ये कि वफाक और सूबे जो है वो आपस में मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है जिसमें आप तीनों मेहमानों से राय लेना चाहता हूँ। आप सूबों के पास बहुत वसाइल हैं, पंजाब के पास कई हज़ार अरब का बजट मौजूद है, तो हर वो मुतासरा गांव जहाँ पे पानी आया और उसकी फसल डूब गई है, 2-2, 3-3 एकड़ वाले लोग जिनके भैंसें पानी में बह गई हैं या उनका चारा डूब गया, तो आप उनको इंटरेस्ट फ्री लोन 10 लाख तक का 5-5 साल की मुद्दत फॉर रीपेमेंट पीरियड उन सब को दें, वो वापस भी कर देंगे और उनको भैंस खरीदने के लिए वसाइल भी मैसर आ जाएंगे। और वो कच्ची छतें डालते हैं, वो हमारी तरह के पक्के घर बना के नहीं बैठते, उनका 10 लाख में वो काम जो है थोड़ी बहुत उसकी भी मदद मिल जाएगी। तो लेकिन ये आपको शफाफियत से करना पड़ेगा कि वो हकदार को मिल जाए, ये ना हो कि वो MPs के जो घर वाले हैं उसके नाम के ऊपर 10 करोड़ का कर्जा गया हो, 10-10 लाख एक फैमिली को आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे दें। नहीं तो ये मलिक साहब, ये एक्सरसाइज पूरी आज से 11 साल पहले पंजाब में हो गई थी, उसके तमाम मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, कार्ड्स के जरिए जो है वो रिलीज दिया गया था। सिंध ने भी इसमें काफी काम किया 2022 में। तो ये उसको दोबारा, तो मैंने कहा असल इशू ये है कि जो सर्वे है वो इंटेग्रिटी का हो कि हकदार तक उसका हक पहुंचे, अदरवाइज मैकेनिज्म ऑलरेडी इन प्लेस है। जो लार्जर इशू है वो यही है कि अब, और ये काम पार्लियामान में मुंतखब नुमाइंदों का है, सेनेट में नुमाइंदों का है, कि कौम को ये बावर कराना है कि क्लाइमेट चेंज अब एक मुस्तकिल हकीकत है और हमें उससे डील करना है। उसमें जो मौसम की तब्दीली, अच्छा खोकर साहब से मैं इस पे राय ले लूं। खोकर साहब, ये जो रिहैबिलिटेशन करनी है क्विकली लास्ट 3-4 मिनट्स जो है वो क्या करना चाहिए उसके लिए? एक तो मैंने तजवीज़ दे दिया, आप मुतफिक हैं या इख्तलाफ करते हैं? जी बड़ी क्विकली, जो अतर मनीला साहब का आपने वो स्टेटमेंट चलाया, मैं बसद एहतराम हुकूमत से भी इख्तलाफ करता हूँ ये, और उनसे भी इख्तलाफ करता हूँ, ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं है। एक ज़माना था पाकिस्तान स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी के तौर पर देखा जाता था, फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स ने पाकिस्तान को हाइब्रिड निज़ाम में डाला, हाइब्रिड की कैटेगरी में डाला, और अब अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स उठाकर देखें तो उसमें पाकिस्तान अथॉरिटेरियन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। जहाँ तक ये सैलाब के मुतल्लिक आपने कहा, दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ्लड मिटिगेशन का, खुरम भाई ने हमें, आप ही के प्रोग्राम में गालिबन मुसद्दिक मलिक साहब के साथ मैं था, तो उन्होंने, अब वो क्लाइमेट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगले साल जो मानसून की बारिशें हैं वो तकरीबन 24% ज्यादा होंगी नॉर्मल से। इस साल से भी ज्यादा है? इस साल से भी ज्यादा है। तो ये अभी इस साल इंटेंसिटी है, इससे अगले साल की इंटेंसिटी ज्यादा दुगनी है। मैंने कहा 2-2 महीने बाद। तो अब जब इतनी इंटेंसिटी होगी तो ये एक, अब हमारी जिंदगियों का क्लाइमेट चेंज एक हिस्सा बन गया है। अब हमें उससे बचने के लिए परमानेंट अपने मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे, और उन परमानेंट मैकेनिज्म्स के अंदर के अवाम को हमने किस तरीके से इससे ना सिर्फ महफूज रखना है, बल्कि जो लोग इसके हाथों शिकार होंगे उनको किस तरह दोबारा जिंदगी में वापस लेकर आना है। पलशा आखिरी मिनट है, तो कुछ 10 साल मनसूबा चाहिए। देखिए नदीम मलिक साहब, ये जो क्लाइमेट चेंज है तो एक हकीकत नजर आ रही है, लेकिन इसमें आम बंदे का तो कोई कसूर नहीं है जो कुछ हो रहा है। ये तो देखिए, आम बंदे को कह दे, वो क्या करेगा? आम बंदा जो पहाड़ काट रहे हैं, जो दरख्त काट रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां काट रहे हैं, हजारों एकड़ जमीनें वो ले रहे हैं, वो आम बंदा अफोर्ड कर सकता है? आम बंदा तो भुगतने के एंड पे है। लिहाजा ये हाथ डालना पड़ेगा उन मगरमच्छों पर जो अपनी लेके सोसाइटी काट के पैसे लेके निकल जाते हैं बेच बाच के, और पीछे वो लोग जिन्होंने वहां घर बनाए हैं, या वो लोग जो, अब आप इस्लामाबाद में देख लें, कब इतनी फ्लडिंग इस्लामाबाद में होती थी, किस तरीके से। अभी मैं आ रही थी आपके शो के लिए, तो अभी बिला वजह की डेवलपमेंट और सड़कें जिनकी कोई जरूरत नहीं। अभी मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी F9 पार्क के साथ साथ आके खड़े हो गई है बस मशीनरी, वहां बढ़ाना है, वो दरख्त जो 2-4 लगे हैं वो भी काटने, इसको बंद करें। वजीर आजम साहब वापस आए और इस पर फौरन जो है एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेजिस्लेशन, सख्त किस्म की लेजिस्लेशन, बिल्कुल इसको जुर्म बनाया जाए। मुल्तान में ये जो दरियाओं ने जो जमीन काटी है, वो एरिया है जहाँ किसी जमाने में आम के बागात थे, उनको काट के तो सोसाइटीज बनाई गई थी। सबसे पहले वो दरिया ने उसी जमीन को काटा आके। दरिया अपनी जमीन वापस ले लेगा। दरिया सबसे बड़ी एंटी एनक्रोचमेंट है, कोई दुनिया की ताकत दरिया के पानी को नहीं रोक सकती। लिहाजा ये वजीर आजम साहब वापस आ जाएं अगर वहां उनका काम खत्म हो गया, और आकर यहाँ दो जो दादरसी ग्रीन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे सूबों को बैठ के कानून पास करना पड़ेगा।
इस्लामाबाद समेत हाँ, पूरे मुल्क में। देखिए क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चले गए, सब सूबे इसको जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो लिहाजा लोगों को कहना है, लोगों को खुद दरख्तों को प्रोटेक्ट, जहाँ दरख्त कटता देखें लोग वहाँ शोर डाल दें। उनको ये पता होना चाहिए दरख्त नहीं कट रहा, उनके बच्चे कट रहे हैं, उनका गला कट रहा है, उनका रोजगार कट रहा है। पलविशा खान, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, खुद आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।